बहुत बहुत शुक्रिया समय जय देने। हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि रूस अपने न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में तैनात करना चाहता है। नागासाकी, हिरोशिमा में क्या कुछ हुआ था जब परमाणु विस्फोट हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन मेरे मन में सवाल यह है कि अगर स्पेस के अंदर रूस जो परमाणु वेपन तैनात कर रहा है, गलती से भी वहां पे अगर कुछ लीकेज हो जाती है, विस्फोट हो जाता है, फिर क्या असर होगा सर दुनिया पर? डॉक्टर साहब। राजेश जी, देखिए, अंतरिक्ष में परमाणु हथियार पहुंचाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे? क्योंकि परमाणु हथियार जितने भी होते हैं, उनमें 10 साल के भीतर-भीतर इनको रिफ्यूलिंग करना पड़ता है, क्योंकि जी। उसका जो कंटेनर होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर उसको ठीक नहीं रखेंगे, रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे, सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो इस बीच में उसमें जो रेडिएशन का लीकेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो पूरे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर देगा। तो सवाल ये है कि वहाँ रखना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अभी परमाणु हथियार जितने भी हैं, कहने के लिए हमारे पास सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, लेकिन एक परमाणु हथियार को, एक परमाणु शस्त्र को, एक परमाणु अस्त्र को, एक एटम बम को मेंटेन करने में अरबों डॉलर का खर्चा आता है और उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी लगती है। और यही एक कारण है कि उनको जब जमीन पर मेंटेन करना कठिन है, तो अंतरिक्ष में उनको रख के और ये राम भरोसे काम छोड़ देना कि अब छोड़ दिया, ठीक जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि 10 बार वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार कैसे करें, क्या करें और वो उनको रिफिलिंग वहाँ कैसे करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। और यही एक कारण है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी, जिसके तहत कहीं किसी भी देश को स्पेस को न्यूक्लियर आर्म्स के से मुक्त रखना पड़ेगा। पर आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि समाचार आ रहे हैं कि एक देश जो है परमाणु हथियार अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। वो क्यों करेगा? उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि वर्तमान में जितने भी सैटेलाइट जा रहे हैं, वो अंडाकार रास्ते में जा रहे हैं। उनकी गति बहुत तेज है और उस गति के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें नेविगेशन सैटेलाइट हैं जो युद्ध में बहुत काम आते हैं। और युद्ध में काम आने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर उन सैटेलाइट को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट करने के लिए एंटी गाइडेड मिसाइल्स जो ज़मीन पर काम करा करती हैं, उनको सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन जो बनाए गए हैं और उनमें अगर नाभिकीय शस्त्र रखे गए हैं, तो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। वैसे मैं राजेश जी आपको याद दिला दूँ कि बहुत पहले, लगभग 30 साल पहले रूस का एक सैटेलाइट था, जिसमें कि पावर उन्होंने जो बिजली पैदा की थी, वो न्यूक्लियर एक मिनी आप कहिएगा जनरेटर से की थी, नाभिकीय शस्त्र उससे की थी और वो कनाडा की तरफ गिर गया था। इसके बाद करोड़ों डॉलर खर्च हुए थे उस जगह की रेसिडुअल मिट्टी को हटाने को और रेडियो मुक्त करने के लिए, रेडियो एक्टिव मुक्त करने के लिए। तो ये मानकर चलिए कि जब कभी भी इस तरह का कोई प्रयास अंतरिक्ष में किया जाएगा, पूरी मानवता के लिए एक भीषण खतरा होगा। और क्या असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? मेरा वो कंसेप्ट था कि हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद आज भी हम देखते हैं कि वहां पर कई समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर वायुमंडल में होता है तो फिर धरती पर क्या होगा? धरती, माफ करिए, वायुमंडल में क्या होगा अगर गलती से भी एक न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है तो? राजेश जी, देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में जो लिटिल बॉय और फैटमैन का जो विस्फोट किया गया था परमाणु भट्टियों परमाणु बमों का, वो बहुत छोटे बम थे, लेकिन वो हवा में विस्फोट किए गए थे। उससे एक मशरूम बना था, उससे इतनी भयंकर शॉक वेव निकली थी कि हिरोशिमा नागासाकी के जमींदोज हो गए थे, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, हजारों तत्काल मर गए थे। वो जो वहाँ का जो विभीषिका है, आज भी एक ऐतिहासिक स्तंभ के रूप में खड़ी हुई है और जो मानवता को चुनौती दे रही है कि नाभिकीय हथियारों का खेल ना किया जाए। अगर वायुमंडल के बाहर अपर स्पेस में जहाँ जीरो ग्रेविटी रहती है, वहां अगर इस तरह का विस्फोट कर दिया गया तो मशरूम तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उससे जो शॉक वेव निकलेंगी, धमस निकलेगी, जो धक्का निकलेगा,
जो एक तरह की ताकतवर जो एक रेडिएशन का आपको प्रेशर पड़ेगा, उससे ठीक वही होगा जैसे एक बहुत बड़ा मीटियोर समुद्र में आकर टकरा जाए, जैसे डायनासोर के टाइम में टकराया था। तो समुद्र का पानी उछल कर ऊपर तो उठेगा ही, ऐसे वायुमंडल का पूरा आपका आइनोस्फीयर के नीचे का हिस्सा, स्ट्रेटोस्फीयर का, आपके जितने भी बादल और हवाएं हैं, ये सब ऊपर की तरफ उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो कहीं भी जा सकती हैं, और यहाँ जो एक वैक्यूम बन जाएगा उसको कवर करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी, बवंडर आएंगे, टॉर्नेडो ठीक। आएंगे। ना केवल इतना, जमीन के भीतर जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उनमें रगड़ होगी। रगड़ होने से वहां भीषण अर्थक्वेक आ सकते हैं। इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो रही है कि नेपाल में जब बड़ा भयंकर भूकंप आया था, तब अपर जी। एटमॉस्फेयर में, आइनोस्फीयर में फ्लक्चुएशंस देखे गए थे। इसका अर्थ ये है कि जब ऊपर फ्लक्चुएशंस होंगे तो उनका असर जमीन के नीचे भी जा सकता है। और सबसे खतरनाक जो कारण होगा, उसमें जो रेडिएशन विकिरण चारों तरफ फैल जाएगा, वो लंबे समय तक रहेगा। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण तो है ही, चेरनोबिल ठीक। का उदाहरण हमारे सामने है। चेरनोबिल में जो वो परमाणु भट्टी का विस्फोट हुआ था, उसके बाद आज तक इतने सालों के बाद भी वहाँ विकिरण से आसपास के बहुत बड़े इलाके के लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। वहाँ वनस्पति नष्ट हो गई है, जीव जंतु नष्ट हो गए हैं, और यही एक कारण है कि परमाणु शस्त्रों का उपयोग एक धौल झपट के लिए तो सब कर सकते हैं, लेकिन ठीक सब है। जानते हैं अगर इन्होंने हमारे ऊपर परमाणु बम का विस्फोट किया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो यही एक एक पॉइंट कारण और है। डॉक्टर साहब, स्पेस की बात तो जी। हमने कर ली, लेकिन अगर पानी के अंदर, क्योंकि अभी तक पानी के अंदर हमने परमाणु विस्फोट नहीं देखा है, तो मन में कभी कभी ये सवाल आता है डॉक्टर साहब कि अगर, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत सारी सबमरीन है जिसमें कई परमाणु बम तैनात हैं, खासकर रशिया ने तो बकायदा तैनात कर रखे हैं। तो अगर ऐसा गलती से, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए, तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या बवंडर आएगा? क्या कुछ होगा सर? देखिए, परमाणु पनडुब्बियां जितनी भी हैं, उनमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वहाँ एक रिएक्टर लगा हुआ है, जिसमें कि जो आपको यूरेनियम की छड़ें हैं, कोबाल्ट के हुँ, मैटर में हैं, और जैसे-जैसे लकड़ी अपन सुलगाते हैं इस तरह से, उसको फिशन रिएक्शन के लिए हम कंट्रोल्ड वे में करते हैं। लेकिन अगर हुँ, उसमें वो जो कंट्रोल सिस्टम है वो फेल हो जाए, तो उसमें विस्फोट होगा, तो निश्चित रूप से विकिरण तो फैलेगा। लेकिन परमाणु बिल्कुल, भट्टियों में जो हमने पावर प्लांट लगाए हैं न्यूक्लियर, वो छोटे हैं। एटम बम में और इनमें ये अंतर है कि एटम बम का एक क्रिटिकल मास होता है, और ठीक, वो क्रिटिकल मास जब भी न्यूट्रॉन से टकराएगा, और उस टकराने के बाद उसमें जो फिशन रिएक्शन होगा, एक एटम को फोड़ा, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 ने निकल के 9 को फोड़ा, और ये करोड़ों से 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में हो जाता है। उससे इतना भीषण एनर्जी निकलती है, जिसका कि हमने दुष्प्रभाव देखा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर परमाणु जो चलित आपकी पनडुब्बी है उसमें विस्फोट होगा, सीमित हुँ, क्षेत्र में होगा, लेकिन उस इलाके की जो संपदा है समुद्र के भीतर की, वो तो नष्ट जी, होगी, विकिरण युक्त हो जाएगी, जीव-जंतु वहाँ के आस-पास के मरेंगे। लेकिन एक अगर परमाणु बम समुद्र के अंदर फोड़ दिया जाए, तो उससे जो शॉक वेव चलेगी, वो स्थिति वही होगी जो आपके जावा सुमात्रा के वहाँ पर जिस समय ओके, भीषण भूकंप आया था, तो सुनामी लहर आई थी, ऐसी सुनामी लहर आएगी, जो हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर 4-5 मीटर समुद्र की लहरों को जब तट से टकराएगी, तो मकान के मकान ढह जाएँगे, लोग, जीव-जंतु जो भी हैं, वो सब नष्ट हो जाएँगे। इसलिए समुद्र के भीतर तो परमाणु विस्फोट होना ही नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूँकि उसमें एडी करंट्स पैदा होंगी। एडी करंट्स का अर्थ ये होता है कि 10,000 या 20,000 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 करोड़वें हिस्से सेकंड के लिए भी अगर निकल गई, तो बड़े पैमाने पर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। और चुंबकीय ओके, क्षेत्र के परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे
शरीर में जिस तरह त्वचा है, जो कि धूल, कणों, विकिरण और दूसरी सभी चीज़ों से रक्षा करता है, ऐसे धरती का जो जीवन का रहस्य है, वो ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारी त्वचा है पृथ्वी की, और ये अगर नष्ट हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं, एक मनुष्य की कल्पना कीजिए जिसमें कोई त्वचा नहीं है, ऐसा जी, मांस का लोथड़ा बन जाएगी और जीवित नहीं रह सकेगी। पूरी पृथ्वी का जीव संकट में आ जाएगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, और यही एक कारण है कि इस तरह के विस्फोट ना हो, इसकी हमको कल्पना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। एक आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब जो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार स्पेस में तैनात होंगे, नहीं होंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी अमेरिका रूस के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन रूस कह रहा है कि नहीं हम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन रूस ने ऑलरेडी स्पेस में तैनात कर दिए हैं और उसको लेकर हमने पेंटागन के अंदर एक टेंशन देखी है। कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप धरती से भी तो सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। इंडिया कर सकता है, रूस कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, चाइना कर चुका है। फिर अं स्पेस में ही जाकर एंटी सैटेलाइट सिस्टम लगाना क्यों ज़रूरी हो गया? डॉक्टर साहब। देखिए, एंटी सैटेलाइट सिस्टम वहाँ लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि फिलहाल धरती से एक मिसाइल छोड़ा जाता है। वो जी, कुछ दूर जाता है और ऊपर अंडाकार रास्ते में जाएगा, वायुमंडल के बाहर जाएगा और भीतर घुसेगा, या यहाँ के एयर के अंदर भी जा सकता है, एयर टू एयर मिसाइल अगर होती है। तो जी, उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ से जो रडार की किरणें जाएगी प्रकाश की गति से, लौट कर आएँगी और फिर यहाँ आदेश देंगी और इसको हम मारने के लिए एंटी मिसाइल छोड़ते हैं। इसमें जी। समय लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर ओके, अंतरिक्ष में ही आपने मिसाइलें रख दी हैं, वहाँ से छोड़ी हैं, तो इवन इवन आयरन डोम काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से वहाँ पहुँचेगा, लौट नहीं पाएगा, तब तक मिसाइल जो है टारगेट को हिट कर देगी। यही एक कारण है, समय बचाने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, एंटी मिसाइल्स को ऊपर स्थापित किया जा रहा है, और वो गाइडेड अगर मिसाइल है, तो उनको आपका आयरन डोम सिस्टम कोई पकड़ नहीं पाएगा। और यहाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि यूके ने, वैज्ञानिकों ने, इस तरह से लेजर किरणें होती हैं, लाइट जी, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, वो प्रकाश की किरणें चारों तरफ बिखरने के बजाय एक दिशा में चली जा रही हैं। वो जी, लेजर हथियार जो अभी काम करते थे, वो माइक्रोवेव के भी तैयार कर लिए, उसको मेजर कहते हैं। ओके, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, वो इतने तैयार हो गए हैं कि आप जमीन से बैठकर सैटेलाइट के द्वारा छोड़े गए किसी हथियार को वह नष्ट कर सकते हैं। तो यही एक कारण है कि अगले समय में कभी ईश्वर ना करे तृतीय विश्व युद्ध हो, तो उस युद्ध की तैयारी के लिए इन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि दुश्मन के नेविगेशन सैटेलाइट को उसी के रास्ते में जाकर अगर एक छोटी-सी गोली भी छोड़ दी जाएगी, एक छोटा-सा पत्थर भी फेंक दिया जाएगा, तो वह नष्ट हो जाएगा। यही एक ओके, कारण है कि उस ऑर्बिटल पाथ में जिसमें कि इमेजरीज़ युद्ध के समय दुश्मन के जहाज कहाँ पर हैं, दुश्मन के टैंक कहाँ पर हैं, उनके ठिकाने कहाँ हैं, जो अभी सैटेलाइट द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे कमांड सेंटर पर युद्ध के क्षेत्र में, अब उस कमांड सेंटर को ही खत्म कर देंगे। तो उसके लिए जी, आसान तरीका है, उसके रास्ते में इस तरह का एक अवरोध खड़ा कर दें। बिल्कुल डॉक्टर इसका साहब। इसका तोड़ क्या होगा, वो भविष्य बताएगा। फिलहाल तो वैज्ञानिक, तुम डाल-डाल तो हम पात-पात, तुमने ये किया तो हमने उसका तोड़ ये निकाल लिया। इस जी, दौड़ में लगे हुए हैं राजेश जी। जी, डॉक्टर साहब। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपने लंबा वक़्त दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।